फ्रेंड्स नमस्कार। इस बार बीपीएससी में पास करने के लिए ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि 45 से 50 प्रश्न जो है वो हार्ड आएंगे, टफ लेवल के होंगे, यूपीएससी लेवल के होंगे। तो इसके लिए आपको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो इसे देखने से पहले एक थोड़ी सी टिप दे देता हूँ कि अब आप क्या करेंगे कि प्रीवियस 5 इयर्स का जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो पीटी का पेपर हुआ है उसको आप अच्छे से बना लेंगे, प्रीवियस 5 इयर्स का। और 2023 और 2024 का जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी जो कंडक्ट की है उसका जो करंट अफेयर्स है उस पर भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा। और एक चीज़ और आप कोशिश करेंगे कि जो यूपीएससी ने और जो अदर्स एग्जाम लिए हैं, जैसे आपका सीडीएस का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, सीडीएस का, या असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का जो ऐसे पेपर होते हैं जो ग्रेजुएट लेवल का ही होता है और वो यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो उसका प्रश्न जो है यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहां से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके उसे बना लीजिए। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और आप अगर मुझे सुनते हैं तो आप वीडियो को ना लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से बस थोड़ा सा उसका एक अटेंशन बनता है। तो इसमें बिहार का बजट मैं दिखा रहा हूँ, इसके साथ जो करंट जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ये फोकस्ड क्वेश्चन है, टारगेट किया हुआ, जो आपकी बीपीएससी 17वीं की होने वाली है एग्जाम, उसके लिए। तो इस नॉर्मल से चीजों, जो आसान से चीजें देख रही है उसे देख करके इग्नोर नहीं करना है आपको। अगर आप यहाँ आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, तो आपकी फायदे की बात होगी। यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल सा चीज है ये कि बिहार का बजट 24-25 जो है वित्त मंत्री, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, वह सम्राट चौधरी, इन्होंने ही प्रस्तुत किया। नॉर्मल से सिंपल सा है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर पहले मैं बजट के संदर्भ में एक आपका एक कंसेप्ट बना देने की कोशिश करूंगा। एक थोड़ा सा एक ओवरलुक हो जाएगा, तो आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। तो बजट जो है क्या है, एक्चुअली ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसका रूपांतरण है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है, जिसे जो केंद्र सरकार जो प्रस्तुत करती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार प्रस्तुत करती है, जो संविधान के भाग 5 में आता है। और राज्य सरकार जो बजट पेश करती है वो आता है आपका भाग 6 में। ये दोनों याद रखेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, केंद्र सरकार भाग 5 अनुच्छेद 112, राज्य सरकार भाग 6 अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202। वित्तीय वर्ष आप जानते होंगे, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड हो जाता है। अब बजट में होता क्या है कि बजट में 3 चीजों का समावेश होता है, डिटेल्स होती है, जिसमें लास्ट ईयर का यानी कि बीते हुए साल का वास्तविक आय व्यय, जिसे ही आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है, जो साल बीत गया उसके वास्तविक आय, रियल वास्तविक आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। करंट ईयर जो है वो है आपका बजट अनुमान है। वो एक टेंटेटिव होता है, क्योंकि उसमें आप 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि साल तो अभी बीता नहीं है, वो चल रहा है। और एक होता है एडवांस ईयर की प्लानिंग, यानी कि कमिंग, आने वाले साल का, वो भी एक बजट अनुमान होता है, क्योंकि आपका आने वाला साल आया नहीं है। तो किसी भी देश या राज्य का जो बजट बनाया जाता है वो पिछले विगत वर्षों के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस और उसके एक्सपेंडिचर को देखते हुए वो ड्राफ्ट किया जाता है। अब इसके बाद आगे आपके जानने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट अकाउंट है, सरकार होगी 2 स्तर की, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं हम, एक केंद्र स्तर पे और एक आपका राज्य स्तर पे। तो इनका जो अकाउंट जो है, बजट जब होते हैं तो उस पैसे को कहाँ कहाँ रखा जाता है। तो ये जो सरकारों का जो अकाउंट होता है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट अकाउंट। इसको जो क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत करके 3 भाग में रखा गया है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया अगर इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो, और पब्लिक अकाउंट। अगर यही चीज हम स्टेट राज्य स्तर पर बात करेंगे तो कंसोलिडेट फंड ऑफ बिहार बोल सकते हैं, कंटीजेंसी फंड ऑफ बिहार, और पब्लिक अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिहार। अब यहाँ पे जो अनुच्छेद दिया है ये भी याद रखेंगे कि कंसोलिडेट फंड जो है वो 266 के 1 में है। इसकी चर्चा, ये अनुच्छेद लिखा हुआ है 266 का एक, अनुच्छेद 266 के 1 में कंसोलिडेटेड फंड। और कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि जो है 267 का एक, 267 का एक। और पब्लिक अकाउंट यानी कि सरकारी लेखा 266 का 2। ये याद रखेंगे, ये जो है ना आपका अनुच्छेद में पूछा जा सकता है। अब भारत सरकार के संदर्भ में क्या है कि कंटीजेंसी फंड में ना हमेशा 500 करोड़ रुपया होना ही चाहिए, एक फिक्स अमाउंट है
कि 500 करोड़ होना ही चाहिए। अगर यहाँ से मनी विड्रॉ की जाती है, निकाली जाती है, तो इसे वापस तुरंत जो है रिकूप कर दिया जाता है, कम ही समय में इसे रिकूप किया जाता है, यानी कि वापस उतनी 500 करोड़, सपोज इसमें से 150 करोड़ वापस ले लिया गया किसी काम के लिए, तो हम सरकार क्या करेगी, 150 करोड़ इमीडिएटली उसको उसमें जमा कर देगी, ताकि ये नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल का जो बजट आया है बिहार सरकार का, उसमें कंटीजेंसी फंड में अमाउंट कितने बचे हैं, ये सवाल पूछा भी जा सकता है। अगर क्वेश्चन सेटर थोड़ा ज्यादा डीपली बजट का अध्ययन किया होगा तो वहां पर उसको साफ एक फिगर नजर आएगा, जो बड़ा ही सरप्राइज फिगर है। कंटीजेंसी फंड जो है बिहार का, उसमें इस बार के बजट में उसका 0 करोड़, इसमें कुछ मनी है ही नहीं। आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने वैसा किया हुआ है, बाद में वो उसमें प्रोविजन करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ डेटा हमें मिला नहीं। सीएजी ऑडिट्स एवं 3 फंड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होती है, ये एवं तीनों फंड का जो होते हैं ना, वो ऑडिट करती है। ये जो है जनरल नॉलेज की बात हो गई। अब आगे चलिए, ये बजट का बेसिक कंसेप्ट हो गया कि पैसा जो है कहाँ कहाँ रहा जाता है, फिर उसका एलोकेट होता है, मनी को एलोकेट करते हैं स्कीम वाइज, है ना, योजना बनते हैं उसके हिसाब से, और फिर उसके आधार पे उसका खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो बिहार बजट जो है 2024-25 को है, शॉर्टकट में, ज्यादा मैंने लेंदी बनाने की कोशिश नहीं की है, तो आपको जो चीजें याद रखने वाली है बस वहां पे मैं हाईलाइट कर दूंगा। कुल व्यय जो है, यानी कि बजट एक्सपेंडिचर जो रखा गया, कितना क्या है, तो ये है आपका 2,78,725.72 करोड़ रुपया। यह फिगर आपको याद होना चाहिए। अगर आप बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं पीटी, तो ये फिगर आपको याद होना चाहिए कि बिहार के बजट 2024-25 में कितना खर्च का अनुमान है, प्रावधान किया गया है कुल व्यय का, तो 2,78,725.72 करोड़ रुपया। अब यह जो एक पैसा जो है वो खर्च कैसे होगा, तो इसे दो भागों में वर्गीकृत यानी कि विभाजित कर दिया गया है। एक है स्कीम एक्सपेंडिचर और दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। एक साइड है आपका स्कीम यानी कि योजनाओं पे जो खर्च होंगे, और दूसरा जो है स्थापना और अन्य वादों से संबंधित जो खर्च होंगे। तो स्थापना पे स्कीम एक्सपेंडिचर कितना है, तो ये है आपका 1,19.63 करोड़। ये भी याद रखेंगे, ये फिगर भी याद रखेंगे। आपको 3 डेटा याद होना चाहिए। इस मैं इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 3 डाटा याद रहेगा ना, तो आप इन डाटा को, ये नुकसान नहीं करेगा। सपोज इस 3 में से एक आएगा, लेकिन आगे आप जब मेंस लिखेंगे ना, तो वहां पे इन डाटा को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो यूजफुल हो जाएगा। तो दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पीटी पास करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। प्रेजेंट में पीटी आपका मेन टारगेट है, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या है, एग्जाम को पास करना, क्वालिफाई करना। तो ये 3 फिगर आप याद रखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में 1,78,706.09 करोड़। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो वेतन है, पेंशन है, ब्याज भुगतान है, लोक ऋण अदायगी है। अब इसमें ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है, ये अक्सर जो है पिछले साल का जो पुराने पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का, तो ये चीज को ना बार बार वो ऑप्शन के रूप में पूछा हुआ है कि कुल प्राप्तियां क्या होता है, तो कुल प्राप्तियां बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। इसको इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, टोटल रिसिप्ट इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। और ये जो है टोटल रिसिप्ट जो है, ऊपर में आपने वो डाटा देखा कि 2,78,925 पूरा रिसिप्ट है। इसका जो है, इस रिसिप्ट में इस डाटा को आपको याद नहीं रखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, ये टोटल रिसिप्ट आप याद रखेंगे। आपको याद क्या रखना है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है। ओके, जो मैं बता रहा हूँ ये देख करके आप कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर याद करेंगे, लास्ट टाइम में रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। अब कुल व्यय क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो रिसिप्ट का अनुमान लगाया गया है 925, यहाँ पे देखेंगे। और ये जो है व्यय क्या है, तो ये जो रिसिप्ट है वो ज्यादा दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ 925 है, यहाँ 725 है। ओके, यानी कि सरप्लस बजट है, रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। ये फॉर्मूला को भी याद रखेंगे कि कुल व्यय क्या है, कुल व्यय जो है क्या है, तो राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, दोनों ऐड कर देते हैं तो कुल व्यय। तो इस फिगर को आप याद रख सकते हैं, ये वाले को। ये तो ऊपर था ही आपका एक्सपेंडिचर, आइए आपका रिसिप्ट हो गया, ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। यहाँ जो है आपका 9 है, और ये जो नीचे जो है वो आपका 7। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब इसमें जो है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो है, इसका जो कार्यकाल है 7 निश्चय 2 का, पार्ट 2 का, 2020 से 2025 का है। इसके अंतर्गत 24-25 में विभिन्न विभागों के अंदर कुल बजट का प्रावधान किया गया है 540 करोड़ रुपया। ये डाटा याद रखेंगे, 540 करोड़ रुपया। 7 निश्चय, बिहार के 7 निश्चय पार्ट, ये जो है नीतीश कुमार जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जो पार्ट 1 था उसका समय क्या था, तो 2020 में उसका एंड हो जाता है, 2020 से 25 में जो चलता है वो है आपका
पार्ट 2 हो। इसके लिए बजट का प्रावधान 24-25 में क्या कितना किया गया है, तो आपका है 5040, यानी कि 5040 करोड़ रुपया। अब जो है स्कीम एक्सपेंडिचर है, यानी कि 24-25, ये जो 1000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर आपने ऊपर देखा था, उसमें से सबसे ज्यादा किस पे व्यय किया जाना है, तो सबसे ज्यादा इस साल के बजट में किया गया है। किस पे? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में। ये फिगर आपको याद रखना है। ये है आपका 2000 सॉरी 22,200.35 करोड़, 35 करोड़। यह जो है कितने परसेंटेज का है, तो 22.20% है। शिक्षा विभाग पे जो व्यय किया गया है वो क्या है, तो 22.20%। अमाउंट कितना है, तो 22,200.35 करोड़। अब यहाँ पे जो टॉप 4 है जिसपे जो एक्सपेंडिचर किया गया है, उसको हमने यहाँ प्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी पर बनने की संभावना है, आने की संभावना है, इसलिए हम इस डेटा को ध्यान में रखेंगे। तो शिक्षा विभाग पे कितना, 22.20%, ग्रामीण विकास विभाग पर 13.84%, समाज कल्याण विभाग पे 8.19% और कृषि विभाग पे 2.78। यह जो छोटा है ये 7वें नंबर पे आ रहा है। इसके नंबर से महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कृषि है इसकी वजह से, क्योंकि जो बिहार जो प्रांत है वो कृषि प्रधान प्रांत है और कृषि से रिलेटेड डाटा कभी भी पूछी जा सकती है। इस तरह से कि 2024-25 में बिहार सरकार ने कृषि विभाग के लिए कितने बजट का प्रावधान किया, तो 2.78%। राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो राजकोषीय घाटा जो है फिस्कल डेफिसिट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जीएसडीपी का 2.98%। जीएसडीपी का 2.98% रहा। महत्वपूर्ण डाटा है, आपको याद रखना चाहिए। राशि इस परसेंटेज के रूप में तो 2.98 है, अगर राशि के रूप में है तो 29,095.43 करोड़। ये दोनों याद रखेंगे। यहाँ मैंने ज्यादा चीजों को लेंदी करने की कोशिश नहीं की है, जो अति महत्वपूर्ण है उसी चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह जो है एक एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारों को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको 3% तक ही होना चाहिए, 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसका? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ऊपर होने का मतलब है कि जो है सरकार, वो स्टेट जो है वो आर्थिक रूप से दिवालिया होने की तरफ वो बढ़ने लगेगा। इसीलिए वाजपेयी जी के सरकार के समय एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्क, एफ फॉर फिस्कल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 बनाया गया था। वाजपेयी जी के टाइम, आई थिंक, हाँ वाजपेयी जी थे। विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2004, जुलाई 2004 से लागू हुआ था। उसमें वित्त मंत्री जो थे वो यशवंत सिन्हा थे। वित्त मंत्री जो थे वो यशवंत सिन्हा थे। एफआरबीएम एक्ट में क्या किया गया, 3% से ज्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। और वर्तमान 2024-25 के बिहार के बजट के अनुसार ये कितना है, तो दो जीएसडीपी का 2.98% है। ये क्या करता है कि इट सेट्स टारगेट फॉर द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट एंड इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड। मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये भी पहले बता दिया कि बिहार की आकस्मिकता निधि में जो नेट है, नेट, तो इसमें शून्य राशि है। बजट देखेंगे तो वहां पे शून्य राशि, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेट जो है, अगर मैं प्रश्न को सेट करता तो इस प्रश्न को मैं जरूर रखता इस बार, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे देखिए। इस बार बजट में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग एक नया खेल विभाग का गठन किया गया है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इस बजट में किस एक नए विभाग का गठन किया गया है, तो खेल विभाग का। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि खेल विभाग का गठन जो है किससे अलग करके किया गया है, तो कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग करके एक नया विभाग, खेल विभाग का गठन किया गया है। और इस पे काम भी चल रहा है। अभी हाल ही में राजगीर में जो स्टेडियम बना है, जहाँ पे अभी हॉकी के मैच भी हुए हैं। अभी देखेंगे, ये 7 निश्चय पार्ट 1 मैंने बता दिया था कि इसका कार्यकाल था 15 से 2020 से, और 7 निश्चय पार्ट 2 अभी चल रहा है जो 2020 से 25 से। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 5040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो है ये भी महत्वपूर्ण है कि जो हरित आवरण है, बिहार का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 17% ग्रीनरीज रखने का टारगेट रखा गया है इस बजट में। ये फिगर याद रखेंगे, 17%। फॉरेस्ट नहीं है, हरित आवरण है, ग्रीनरीज है, यानी कि
सभी प्रकार के हरियालियों को जिसमें जोड़ करके शामिल किया गया है। बिहार के तीसरे चिड़ियाघर के रूप में रानीगंज जैविक उद्यान जो कि अररिया में है, स्थापना की संबंधी कार्य प्रगति पे है। तो याद रखेंगे तीसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है, तो रानीगंज अररिया में। क्योंकि कुछ जो सिंपल प्रश्न आएंगे ना जो आपको लगेंगे कि जनरल नॉलेज टाइप का है, एक्चुअली कमीशन लेवल्स के एग्जाम में ना ये बजट वगैरह ये सब जो होते हैं ना, सरकार की जो एक्टिविटीज होती है वहां से ये प्रश्न आते हैं। ये बाद में जूनियर्स एग्जाम के लिए जो होते हैं वो जीके जीएस जैसा बन जाते हैं, लेकिन आपसे जो वही पूछा जाता है जो कि करंट में चर्चा में रहा हो। स्मार्ट प्रीपेड मीटर ये अभी बहुत ही बवाल मचाया हुआ है। इसमें बहुत सारे शिकायतें के रूप में लोग दर्ज कर रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं। ये लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार जो है पहला राज्य बन गया है। क्या चीज में, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। ये ओल्ड डेटा है, लेकिन चूंकि प्रथम प्रथम है, महत्वपूर्ण लगा तो मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है। एक पूछा होगा, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि सीएफएमएस क्या होता है। जैसे सीएफएमएस है वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएफएमएस होता है। स्टेट में सीएफएमएस है। सीएफएमएस का क्या डिटेल है, फुल फॉर्म है, ये कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय बिहार गवर्नमेंट ऑन कब, 1 अप्रैल 2019 को। इसको याद रखेंगे आप, 1 अप्रैल 2019 को। यहाँ ये डाटा महत्वपूर्ण है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में किस पे, वर्तमान मूल्य पर राज्य बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में क्या रही है, तो 12.80% बढ़ गई है। और कितना अनुमानित है, तो 66,828 रुपये। 66,828 रुपये वर्तमान मूल्य पर ही। डू का मतलब ये सेम, राज्य की प्रति व्यक्ति आय 22-23 में कितने थी, तो 59,637 थी। यहाँ से 12.80% बढ़ करके ये 66,828 पर 28 रुपये हो गई है। ये हो गया वर्तमान मूल्य पर। अब देखेंगे स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पे बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो जो है 23-24 में कितनी है, यानी कि 36,333 रुपये, जो कि उसके पिछले वाले साल में कितनी थी, 22-23 में, तो 35,119 रुपये। यहाँ पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 7.6% की। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो ये बजट से रिलेटेड इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे आप इसमें से करंट से जुड़े कुछ और चीजें देख लेते हैं। सीडेक पटना, सीडेक मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया है। इस अति आधुनिक सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है परम बुद्ध। परम बुद्ध, परम बुद्ध। यह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से सुसज्जित है तथा इसे बनाने में 4,50,00,000 रुपए का खर्च हुआ है। तो आपको इतना, इसका खर्च कितना हुआ ये नहीं ध्यान में रखना है। एआई तकनीक से सुसज्जित है। नाम क्या है सुपर कंप्यूटर का, तो परम बुद्ध याद रखेंगे। यह बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत के बजट में बिहार के किस जिले को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय बनाया गया है, तो यह है गया का। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, जो हाईवे होती है ना, नेशनल हाईवे अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, उस हाईवे के सापेक्ष में ही औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाते हैं। अगर आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना तो आपको कुछ आइडिया रहेगा। तो उसी संदर्भ में जो है यहाँ गया में एक उनका ऑफिस बनाया गया है उसको हैंडल करने के लिए। चूंकि यह बिहार से रिलेटेड है तो महत्वपूर्ण है। दैट्स फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।